नमस्कार, मैं मधु प्रकाश और आज आपके सामने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लाइफ प्रोसेस को काफी ज्यादा डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं बात करूंगा लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में। और ये जो लिविंग बीइंग्स होता है ये आपने बचपन क्लासेज में पढ़ा होगा और नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। अब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशंस होता है, एक्सक्रीशंस होता है, एक्सेट्रा। और ये जो नॉन लिविंग बीइंग्स होता है इनके अंदर ना तो रेस्पिरेशंस होता है, ना एक्सक्रीशंस होता है और ना ही डाइजेशंस होता है। ठीक है, तो अब हम लाइफ प्रोसेस को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है। अब देखिए ये जो लाइफ प्रोसेस होता है ना तो उसका एक बेसिक प्रोसेस होता है। तो उस बेसिक प्रोसेस को करवाने के लिए मतलब जब तक ये बेसिक प्रोसेस को अगर नहीं करेगा तो फिर कोई भी लिविंग बीइंग्स जिंदा नहीं रह सकता है। तो उस लिविंग बीइंग्स को प्रोसेस करवाने के लिए जो उनका बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है वह क्या क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशंस होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें क्या है? एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। तो अगर ये सारे के सारे अगर प्रोसेस होता है तो लिविंग बीइंग्स अपने बॉडी के अंदर जो इनकी एक्टिविटी है वे आसानी से कर सकते हैं। अगर बेसिक लाइफ प्रोसेस नहीं होगा तो फिर तो इस धरती पे कोई भी लिविंग बीइंग्स जिंदा नहीं रह पाएगा अगर हमारे अंदर लाइफ प्रोसेस नहीं होता है तो चलिए अब मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और ये न्यूट्रिशन आता कहां से है? जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं तो आप क्या करते हैं? भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। तो जब आप भोजन को खाते हैं तो उससे आपको बॉडी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और उस न्यूट्रिशन को हमारा बॉडी अच्छे से यूटिलाइज करके फिर बाकी का जो लाइफ प्रोसेस होता है ना उसको मदद करने में क्या करता है? काफी आसान बना देता है। अब मैं बात करूंगा रेस्पिरेशंस के बारे में। तो देखिए ये जो रेस्पिरेशंस होता है ये भी एक टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो रिलीज होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जब रेस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है ना कि जब हमारे बॉडी के अंदर मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अगला क्या है? ट्रांसपोर्टेशंस की बात करता हूं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड आता है, ऑक्सीजन भी आता है, वाटर भी लेते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, या वाटर को जो हम लेते हैं, ठीक है, और जब फूड का जब डाइजेशन होता है तो उसके अंदर से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलता है। तो इन सब चीजों को करवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, अगला क्या है? एक्सक्रीशन है। तो ये जो एक्सक्रीशन होता है ये भी एक टाइप का प्रोसेस है।
तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तो हम इसको काफी ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो ये न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब हमारे बॉडी को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, या बॉडी के किसी पार्ट में डैमेज हो जाता है तो यहां पर न्यूट्रिशन क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। और ये हमें एनर्जी भी देता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए। तो अब मैं बात करूंगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन का जो मोड्स होता है वे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये अपना जो फूड होता है ये खुद से प्रिपेयर करते हैं। बट ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो ये जितने भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, या तो मतलब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में ये पूरी तरह से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो अब मैं यहां पर बात करूंगा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब देखिए, तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये अपना फूड कहां से है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो अब देखिए, ये क्या करता है ना, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, ठीक है। तो ये जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, तो ये अपना जो फूड होता है ये कहां से लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो ये क्या करता है ना, ये जो फूड होता है, तो ये अपने बॉडी के आउटसाइड में क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इसको क्या कर लेता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड माउल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा। अब मैं बात करूंगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस के बारे में। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म होते, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अपना खाना कहां से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। अब देखिए, इस स्लाइड में आपको एक फिगर दिख रहा होगा, अमरबेल। अमरबेल काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये इनडायरेक्टली वे में मतलब दूसरे के ऊपर
डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो अमरबेल होता है तो ये अपना खाना कहाँ से लेता है, ठीक है ना, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे एग्जाम्पल ऑर्चिड्स हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लिचेज हो गया, राउंडवॉर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, एक्सेट्रा। अब मैं बात करूंगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है तो ये फूड क्या करता है, डायरेक्टली लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है और फिर उसको क्या कर लेता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है एमीबा, ठीक है। तो आने वाले स्लाइड्स में हम एमीबा के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट हो सकता है कि आपको ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ऐसा आप गेस कीजिए, जो पहला ऑर्गेनिज्म है ये अपना खाना नहीं बना सकता है, और ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये लोग आपस में क्या करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करता है, जैसे हम एक डील करते हैं ना किसी से, कंपनी से, उसी तरह से ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब मैंने यहां पर बोला था अमरबेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो ये जो अमरबेल है, ठीक है, ये जो अमरबेल है, तो ये अमरबेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और जो भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या जो रहने के लिए जो जगह देते हैं, ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करूंगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक तो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 4 चीज होता है ना, तो ये अपना फूड क्या करते हैं, आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जब इस फूड को प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट्स उस ग्लूकोज को जितना यूज करना होता है वे क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। बाकी का जो एनर्जी बच जाता है, मतलब बाकी का जो इनका फूड बच जाता है, वे स्टार्च के फॉर्म में ये अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताए, तो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइंड करता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, प्लस वाटर फॉर्म करता है और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे यहां पर 6 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वाटर के सामने यहां पर 12, तो ये सब क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट से आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए मैंने इसको काफी ज्यादा डिटेल्स में मैं बता चुका हूं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए मेनली इनका 3 स्टेप्स होता है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखिए, ये जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। वाटर कहां पर अवेलेबल होता है? तो अंडरग्राउंड में होता है। तो ये रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को आसानी से ले लेते हैं और फिर ये चारों मिलकर यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाते हैं। ये देखिए फिगर, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, आपने फोटोसिंथेसिस का तो डेफिनेशन लिख दिया, बट फिगर बनाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये पत्ते के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट्स। आपने अगर सेल चैप्टर अगर क्लास 9th में पढ़ा होगा तो वहां से आपको काफी ज्यादा क्लोरोफिल समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं? अब देखिए जब सेल के अंदर आप देखिएगा ना, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। तो उस ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब देखिए यहां पर ये पत्ते का डायग्राम है, तो मैं आपको लाइन टू लाइन आपको यहां पर स्लाइड दिखाऊंगा और इस फिगर को आप जरूर बनाइएगा। देखिए, अब देखिए अगर एग्जाम में आपसे किसी ने पूछ दिया कि जो पत्ते के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वे बनाइए, ठीक है ना, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और इस बीच वाले पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोफाइल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफाइल सेल्स बोलते हैं। बाकी आप अगर हायर क्लासेस में आते हैं तो आप काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्या है? गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है? गार्ड सेल के पास भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एस्टोमा है, यानी मैं एस्टोमाटा की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एस्टोमाटा। देखिए ये जो एस्टोमा होता है ये सिंगुलर वर्ड है, और ये जो एस्टोमाटा है ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। और देखिए जब आपने क्लास 9th में जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था तो ये डायग्राम भी वहां पर अवेलेबल था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा ना तो आप इसको जल्दी से कैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये सब क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर जितना भी ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्लास 9th का है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं एस्टोमाटा का, बट एस्टोमाटा को पढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि एक होता है एस्टोमा होता है और दूसरा क्या होता है? एस्टोमाटा होता है। तो ये जो एस्टोमा होता है ये सिंगुलर वर्ड है। अगर एक एस्टोमा है तो वे सिंगुलर है, अगर 2 या 2 से अधिक है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एस्टोमाटा बोलूंगा। और यहां पर ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए किस तरह से एस्टोमाटा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को
अलाउ करता है और वाटर को वेपोराइजेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। तो चलिए मैं इस चीज को काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये जो स्टोमाटा होता है, बट स्टोमाटा को पढ़ने से पहले देखिए यहां पर डायग्राम दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है और ये इसका क्या है, सरफेस व्यू डायग्राम है। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा क्या है, स्टोमाटा है। क्या है, स्टोमाटा है। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा होता है, तो ये स्टोमाटा कहां पर होता है, पत्ते के ऊपर होते हैं। तो जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पोर्स का मतलब क्या होता है, छेद होते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ये गैसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करने में मदद करता है। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसेज का एक्सचेंज करना होगा तो इस स्टोमाटा के थ्रू ही होगा। ठीक है, और ये जो स्टोमाटा होता है ये कब ओपनिंग होगा, कब क्लोजिंग होगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल्स डिसाइड करता है। तो ये जो गार्ड सेल्स होता है स्टोमाटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने में क्या करता है, काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा ट्रांसपीरेशंस का मतलब। देखिए ये जो ट्रांसपीरेशंस वर्ड है, और देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको हर चीज में इसको स्लाइड में बनाकर दिखाऊं, बट मैं यहां से जितनी भी बातें बोल रहा हूं ना, आप उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैं बात करता हूं ट्रांसपीरेशंस की, तो ट्रांसपीरेशंस का मतलब होता क्या है। अब देखिए जो गार्ड सेल्स होता है, तो जब गार्ड सेल्स के पास वाटर जब एंटर करता है तो गार्ड सेल्स क्या होता है, स्वेल कर जाता है। जब गार्ड सेल स्वेल कर गया तो ये स्टोमाटा का ओपनिंग कर देगा, और जब स्टोमाटा का ओपनिंग करेगा तो उस छोटे छोटे पोर्स के अंदर से वाटर का क्या होगा, लॉसेज हो जाएगा। मतलब ये वाटर इवापोरेट होके ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशंस बोलते हैं। जब वहां से वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा तो ये स्टोमाटा को फिर से क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो अब देखिए, तो सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है ना, और ये पॉटेड प्लांट यहां पर किसका लिया है, वेरीगेटेड लिप्स का। और किस प्लांट का है, क्रॉटन प्लांट का है। देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय आप किस पत्ते के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उस चीज को देखना जरूरी होता है। तो यहां पर एक टर्म है डी स्टार्च ऑफ ए प्लांट। तो ये जो प्लांट्स होता है इसको डी स्टार्च कैसे करते हैं, तो चलिए इस एक्टिविटी में आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो डी स्टार्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पॉटेड प्लांट को, और पॉटेड प्लांट का मतलब क्या होता है, जो आप गमले में पौधे को ये जो रोपते हैं उसी को हम पॉटेड प्लांट की बात कर रहा हूं। तो उस पॉटेड प्लांट को क्या करना है ना, एक डार्क रूम में रख देना है। मतलब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो, और उस अंधेरे कमरे में आप उसको 3 से 4 दिनों के लिए आप उसको डार्क रूम में रख दीजिए। अब देखिए जब आप डार्क रूम में रखेंगे तो वे तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करेगा नहीं। हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। यहां पर तो सनलाइट है ही नहीं, तो फिर ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करेगा। तो फिर देखिए इस पत्ते के अंदर या
प्लांट्स के अंदर जो भी स्टार्च पहले से स्टोर था तो उस स्टार्च को क्या करेगा, ये यूज करेगा। जब उसके पास स्टार्च खत्म हो जाएगा तो अब तो प्लांट्स के पास कोई स्टार्च बचा नहीं है। तो जब अब प्लांट्स के पास कोई स्टार्च नहीं बचा तो उस पत्ते के अंदर या पूरे प्लांट्स के अंदर अब तो स्टार्च नहीं बचा है, तो वे क्या हो गया, डी स्टार्च हो गया। डी स्टार्च का मतलब होता है उसका पूरी तरह से स्टार्च खत्म हो चुका है। ठीक है, अब उस पॉटेड प्लांट को क्या कीजिए ना, 4 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद उस पत्ते को आप तोड़िए, और पत्ते को तोड़ने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको एक बड़ा बिक्कर लेना है, और इस बड़े बिक्कर को कहां पर रखना है, फायर के ऊपर। जैसे आप लैब के अंदर जाते हैं तो वहां पर फायर गॉज होता है। ठीक है, और उस फायर गॉज के ऊपर क्या करना है, उस बिक्कर को रखना है, बड़े वाले बिक्कर को। और उस बड़े वाले बिक्कर में आप क्या कीजिए, वाटर भर दीजिए, और वाटर भरने के बाद फिर एक छोटा बिक्कर लीजिए और उस छोटे बिक्कर के अंदर एल्कोहल डालिए। क्या डालिए, एल्कोहल डालिए, और उस एल्कोहल के अंदर पत्ते को भी डाल दीजिए, और फिर उस छोटे बिक्कर को बड़े वाले बिक्कर में रख दीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको हीट कीजिए। और हीट करने के बाद आप उस पत्ते को अच्छे से वाटर से धो लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट क्या करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन लीजिएगा, ठीक है, तो जब उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशंस डालिएगा ना तो उस पत्ते का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और ये जो क्लोरोफिल होता है वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम इसको पढ़ते हैं। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब देखिए यहां पर क्या बोला है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस एक्टिविटी को करने से पहले आप 2 पॉटेड प्लांट लीजिए, मतलब 2 गमले वाला प्लांट को लीजिए, और ये सेम साइज का होना चाहिए। आप उसको क्या कीजिए, 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा स्टार्च को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और फिर उसके बाद उस प्लांट्स को क्या करना है, आप 2 बेल जार के अंदर रखिए। उसको क्या कीजिए, 2 बेल जार के अंदर रखिए, और उस बेल जार के अंदर के एक के अंदर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दीजिए। जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालिएगा तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिमूव कर देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए हमारे को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए। तो आप जैसे उस बेल जार के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। और जो दूसरा पॉटेड प्लांट था वे भी तो बेल जार के अंदर था। ठीक है, आप इसके बाद कीजिए, आप उसके बाद क्या कीजिए ना कि एक एक पत्ते दोनों प्लांट से तोड़िए। एक पत्ता कहां से, जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, और दूसरा पत्ता कहां से तोड़े, जहां से हमने पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया था। और फिर उसके बाद आप आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट कीजिए। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट कीजिएगा ना तो एक पत्ते के ऊपर क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा, और एक पत्ते के ऊपर क्या होगा, ब्लू ब्लैक
कलर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में। आप सभी को पता है कि जो ये एमीबा होता है ये एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बस सिंगल सेल है। ठीक है, और यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब क्या होता है, इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है या इजेशन का प्रोसेस है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटी होगा वे सिर्फ सिंगल सेल के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अब देखिए न्यूट्रिशन इन एमीबा को काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं और ये यहाँ पर एमीबा का फिगर है। तो एमीबा का फिगर जरूर बनाइएगा कि इनके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो एमीबा है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। ये जो डॉटेड ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, ये साइटोप्लाज्मा है। और जो इसका ये आउटर लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। तो एमीबा क्या करता है ना कि इसके पास जो ये स्यूडोपोडिया होता है, तो ये स्यूडोपोडिया के हेल्प से ये फूड को क्या करता है, अपने जाल में फंसाता है। जब फूड को अपने जाल में फंसाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, अंदर की तरफ ले लेता है। और जब ये फूड को डाइजेस्टेड करता है और ये जब एब्जॉर्ब करता है तो इस तरह से क्या करता है, इसको इसका न्यूट्रिशन मिल गया। मतलब फूड को सबसे पहले क्या किया, डाइजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से न्यूट्रिशन मिल गया। अब देखिए अगर इसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना होगा तो ये कैसे बाहर निकालेगा। अब देखिए एमीबा के पास एनस नहीं होता है, तो एमीबा क्या करता है ना, ये कहीं से क्या करता है, ब्लास्ट करता है। मतलब जैसे बैलून होता है, आप बैलून में कहीं अगर छेद करते हैं तो वे क्या होता है, फट जाता है बैलून। तो एमीबा भी क्या करता है, ये ब्रस्ट करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने से पहले कि उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे जाता है, तो सबसे पहले आप डायग्राम को फोकस जरूर कीजिएगा कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, टंग कहाँ पर होता है, एपिग्लॉटिस कहाँ पर होता है, एसोफेगस कहाँ पर होता है, लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो इन सब चीजों, मतलब ये जो चीजें हैं ये आपको याद होना चाहिए। और ये कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप इस डायग्राम को काफी अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वे कहां पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड ग्लैंड्स। अब देखिए ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं तो उनमें एलिमेंट्री कनाल होता है और ग्लैंड्स होते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उस फूड पार्टिकल्स को,
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये उसको काफी ज्यादा आसानी बना सके, ठीक है ना, आसान बना सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन द माउथ के बारे में कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे होता है। अब देखिए, जब आप अपने मुंह के अंदर जब फूड को डालते हैं तो फूड को क्या करते हैं, आप चबाते हैं। तो जब चबाते हैं तो अपने दांतों के द्वारा उस फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और उसके साथ क्या मिक्स होता है, एक सलाइबा। सलाइबा का मतलब क्या होता है, लार होता है। और ये जो सलाइबा होता है ना, ये कहां से सिक्रीशन होता है, सिक्रीशंस का मतलब होता है रिलीज करना। तो ये जो सलाइवा है ये स्लेबरी ग्लैंड से आता है। अब देखिए, अगर आपके मुंह के अंदर अगर सलाइवा नहीं होगा तो फूड आप नहीं खा सकते हैं, आपको खाने का मन करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए, वहां पर फूड को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देते हैं। और ये जो सलाइवा होता है ना, तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, स्लेबरी एमाइलेज होता है। तो स्लेबरी एमाइलेज क्या करता है, विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बट यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्लेबरी एमाइलेज बोलेंगे, ठीक है ना। और स्लेबरी एमाइलेज का काम क्या है, ये स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये फूड को पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, तो अब ये फूड कहां पर एंटर करता है, हमारे ओसोफेगस पाइप में। और ये ओसोफेगस पाइप के होते हुए फिर कहां पर चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब स्टोमक में फूड जाता है तो वहां पर एक उसके पास एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन। अब देखिए, तो स्टोमक के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना, यानी प्रोड्यूस करना। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या कंटेन होता है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होता है। और म्यूकस का मतलब क्या होता है, नेटा होता है। म्यूकस का मतलब क्या होता है, नेटा होता है। यहां पर बहुत कम लोगों को पता है कि म्यूकस का मतलब होता क्या है। तो म्यूकस का मतलब क्या होता है, नेटा होता है। अब देखिए, ये जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इस एसिडिक को क्या करता है, ये मीडियम बना देता है और हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन का यहां पर काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से क्या करता है, इसको आसानी से तोड़ देता है, ठीक है। बट आप यहां पर एक चीज बोलिएगा कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या होता है, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर ये हमारे स्टोमक को भी तो डैमेज कर सकता है ना। तो देखिए, ये जो स्टोमक होता है ना, तो स्टोमक के ऊपर क्या होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। क्या होता है, म्यूकस का लेयर होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, हमें बचाता है, ठीक है ना। तो म्यूकस का काम क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक का जो ये वाल होता है ना, इसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है। और फिर इसके बाद जो फूड होता है वे कहां पर पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो फूड है वे कहां पर जा चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुका है। अब देखिए, जब वहां पर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब देखिए लीवर से क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रीशंस होता है। और पैनक्रियास से क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशंस होता है, ठीक है ना। और ये सब जो चीजें होता है ये कहां पर हो रहा है, मतलब ये जो लीवर से कौन सा जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। पैनक्रियास से कौन सा जूस आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। तो अब देखिए, ये जो बाइल जूस होता है तो इसका काम क्या होता है, जो ये फैट्स होते हैं ना, फैट्स, देखिए फैट्स को इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बाइल जूस होता है ना, ये फैट्स को क्या करते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, तो उसके अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं और उन दोनों एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो ये जो ट्रिप्सिन होता है तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, मतलब प्रोटीन्स को और ज्यादा क्या करेगा, तोड़ देगा। और ये जो लिपेज होता है ये फैट्स को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, मदद करता है। मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं कि ये जो एंजाइम होता है, तो एंजाइम का जो सिंपल मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके मुंह में क्या होता है, लार होता है, तो वे भी एक टाइप का क्या है, एंजाइम से, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर क्या करता है, एक इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करता है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, तो ये क्या करता है ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज, फैट्स, इसको मतलब कहने का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो ये इंटेस्टाइनल जूस होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल में। और ये जो प्रोटीन्स होता है ये इसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, फैट्स को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन्स होता है इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने में कौन मदद करता है, तो यहां पर मदद करता है इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रीशंस होता है वे कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलाई। और उसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या करता है ना, ये उस फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड था ना, तो ये इस फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहां पर चला गया, ब्लड में चला गया। और जब ब्लड में फूड चला गया तो ये पूरे बॉडी के सेल्स में जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होगा ये वहां वहां पर क्या करेगा, उसको पहुंचा देगा, ठीक है ना। और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है ना। बट जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को भेजेगा तो वहां पर वाटर भी होता है और इस वाटर को वहां से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो वेस्ट मटेरियल है
ये लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहां पर चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, रेक्टम में, और फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बट यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एनस के पास एक स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, और ये जो मसल्स होता है ना, ये क्या करता है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लैट्रिन लग गया तो आप क्या करते हैं, उस प्रेशर को 2 मिनट 5 मिनट तक तो रोक ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये इंस्पिंक्टर मसल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इंस्पिंक्टर मसल नहीं होता तो क्या होता, हो सकता है कि आप पॉइंट में ही कर देते, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती, ठीक है ना। तो इंस्पिंक्टर मसल का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैं रेस्पिरेशंस की बात करता हूं, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना, कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये कहां पर होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है ना, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है ना। और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो एनर्जी कब रिलीज करता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब देखिए, तो जब एनर्जी जब रिलीज होता है तो वे किसके फॉर्म में होता है, वे एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ये कहां से आता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल से आता है, ठीक है ना। तो जब एनर्जी रिलीज होता है वे एटीपी के फॉर्म में होता है, और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वे होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। और ये जो एटीपी है वे एटीपी आया कहां से, वे एडीपी से आया। कहां से आया, एडीपी से। और एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब देखिए, जो एनर्जी होता है, ठीक है ना, जो एनर्जी होता है वे कहां पर स्टोर होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होता है वे एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। जब भी हमारे को एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो उस एटीपी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और फिर जब एटीपी को ब्रेक डाउन करता है तो वहां से एडीपी प्लस एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहां से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशंस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशंस और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशंस का मतलब होता क्या है। अब देखिए, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। और इस एरोबिक रेस्पिरेशंस में बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो इनका जो एंड प्रोडक्ट्स होता है वे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। ये सब क्या है, इनका एंड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, पायरोवेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरोवेट में। बट ग्लूकोज को जब पायरोवेट में कन्वर्ट करता है तो किसके प्रेजेंस में करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मा के प्रेजेंस में ही करता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जब भी ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करता है
तो ऑक्सीजन और साइटोप्लाज्मा के प्रेजेंस में करता है, और फिर उस पायरोवेट को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को क्या करता है, मतलब पायरोवेट क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है वे कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो इस पायरोवेट्स को क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और यहां से जो एनर्जी होता है ना, ये हमारा बॉडी इसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। जहां जहां पर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ये एनर्जी वहां वहां पर क्या होगा, आसानी से चला जाएगा। अब मैं बात करूंगा एनएरोबिक रेस्पिरेशंस की। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है। बट जो इसका ये जो एंड प्रोडक्ट होता है, वे कौन कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये इसका क्या है, एंड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और ये सब कहां पर होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है। कहां पर होता है, मसल सेल्स में होता है और ईस्ट में होता है। देखिए ह्यूमन बींग्स के पास भी बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, तो वहां पर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जब ये हमारे मसल सेल्स में होता है ना, तो देखिए जब हमारे मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन और साइटोप्लाज्मा के प्रेजेंस में ये पायरोवेट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर पायरोवेट को ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पायरोवेट होता है ना, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको लैक्टिक एसिड और एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है। तो यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, ये हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बट यहां पर एक चीज देखिए, कभी कभी जो आपका मसल्स होता है ना, वे कभी पेन करता है। तो पेन क्यों करता है, जब वहां पर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा मसल्स क्या होता है, पेन देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप दौड़कर आते हैं तो एक्सरसाइज करना तो काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, और जब बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो आपके हाथ पांव दर्द देना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि जो ईस्ट होता है, तो ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए इसका भी वही प्रोसेस है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, पायरोवेट में कन्वर्ट करता है, और फिर पायरोवेट को एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है ना। तो ये कहां पर हुआ है, ईस्ट में, और ऊपर वाला क्या है, मसल सेल्स में। तो ये दोनों लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं यहां पर आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी अभी हमने जो एनएरोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा ना, मैं इसको वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अच्छा, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वे उसका कौन कौन सा पाथवे होता है, ठीक है ना। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में भी होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस होता था और एनएरोबिक में क्या था, दो था ना, एक मसल सेल्स का था और एक किस में था, ईस्ट का था, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को अच्छे से बना भी लीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको घबराना नहीं है, मैंने जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस में जो चीज मैंने डिस्कस किया, मैं इसको शॉर्ट समरी में यहां पर कंक्लूड कर दिया। अब मैं बात करूंगा
रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो रेस्पिरेशंस इन ह्यूमंस की बात करने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो अब देखो, आपको इस स्लाइड में एक फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये फिगर किसका है? रेस्पिरेशंस का है। देखिए, आपको यहां पर नेजल कैविटी दिखाई दे रहा है जहां पर नोज है, ठीक है। जहां पर आपका माउथ दिखाई दे रहा है ना, वहां पर ओरल कैविटी है। फिर आपके गर्दन के पास क्या होता है? फार्नेक्स है, लारेंक्स है, एपिग्लॉटिस है। फिर और उसके नीचे आइए, ट्राइकिया है, कार्टिलेज है, ठीक है ना। ये सब चीज आप देख लेना, ठीक है ना। और एक लेफ्ट लंग्स होता है और एक राइट लंग्स होता है, ठीक है। तो इस चीज को, डायग्राम को देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। और ये आपका डायफ्रागाम है, ठीक है ना। डायफ्रागाम कहां पर होता है? चेस्ट के जस्ट नीचे, चेस्ट के जस्ट नीचे, ठीक है ना। जो आपका चेस्ट दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्रागाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्रागाम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ब्रोंकियाई है, एल्बुलाई है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो एयर होता है तो वे किसके थ्रू एंटर करता है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करता है। किसके थ्रू करता है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करता है। जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करता है तो नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं ना, बहुत सारे हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। अगर आपने अपना नोज अगर मिरर में देखा होगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है? नेटा भी होता है और हेयर भी होता है। तो ये जो म्यूकस और ये जो हेयर होता है ना, तो जब यहाँ से एयर एंटर करता है, जब हवा आपके नाक में एंटर करता है, तो म्यूकस और हेयर क्या करता है? उस डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर क्या करता है? रोक देता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो हवा है वे फारेंक्स, लारेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फिर कहां पर एंटर कर जाएगा? लंग्स में एंटर कर जाएगा। अब देखिए, ये जो ट्रैकिया होते हैं ना, उसके पास रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर ये आपस में अगर कोलैप्स कर जाए, मतलब टकरा जाए, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मतलब जब ट्रैकिया के अंदर अगर हवा नहीं होगा तो ये क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा ना। देखिए, जब तक हवा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि बैलून है, बैलून से अगर आप हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है? जो उसका जो दोनों लेयर है वे क्या होगा? चिपक जाएगा ना। तो यहां पर वही बोल रहा है कि जब ट्रैकिया के अंदर हवा नहीं ना होता है तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ट्रैकिया के पास बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है ना। और ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है ना, ये उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने में मदद करता है कि दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं। अब देखिए, जो ब्रोंकियाई होता है, तो ब्रोंकियाई करता है, ब्रोंकियाई क्या करता है? डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। तो ये जो ब्रोंकाई होता है, तो ये ब्रोंकाई क्या करता है? उसको छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड कर देता है। और उस छोटे छोटे ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, जहां पर एल्बुलाई है, तो देखिए ये क्या था? ब्रोंक्यूल्स था। और ब्रोंक्यूल्स ने क्या किया? मतलब ये जो ब्रोंकियाई था तो उसको ब्रोंकियल्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर एल्बुलाई है। क्या है? एल्बुलाई है। तो ये जो एल्बुलाई होता है ना, तो एल्बुलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब देखिए, ये जो एल्बुलाई होता है, तो एल्बुलाई ये किससे कनेक्टेड होता है? लंग्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये लोग क्या करता है? गैसेज को एक्सचेंज करता है। तो अब देखिए, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? सर्कुलेशंस होता है। तो जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एल्वुलाई होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है?
लंग्स से कनेक्टेड होता है, मतलब लंग्स के पास होता है। तो ये लोग क्या करता है, गैसेज का एक्सचेंज करता है। ये लंग्स से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ये ऑक्सीजन वहां पर छोड़ देता है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अब देखिए, जब हम हवा लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो डायफ्रागाम है वे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, डायफ्रागाम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने मुट्ठी बंद कर लिया तो वे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने मुट्ठी को छोड़ दिया तो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। ठीक है, मतलब बैलून में अगर हवा नहीं है तो वे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हवा आपने भर दिया वे तो फिर रिलैक्स हो गया ना एक तरह से। तो अब देखिए, जब आप हवा लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका ये जो डायफ्रागाम होता है वे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये फिर कहाँ पर मूव करता है, नीचे की तरफ। कहाँ पर करता है, नीचे की तरफ। और जो ये आपका जो चेस्ट कैविटी है ना, वे क्या होता है, एक्सपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कभी मेडिकल टेस्ट हुआ होगा तो सीना फुलाने के लिए लोग बोलता है, तो आप क्या करते हैं, जोर से हवा लेते हैं। जब आप जोर से हवा लेते हैं तो आपका जो चेस्ट कैविटी होता है वे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है ना, जब हम हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो जो ये हमारा जो डायफ्रागाम होता है वे रिलैक्स मोड में आ जाता है, और ये जो हमारा डायफ्रागाम होता है वे ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है ना वे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है ना, जब हवा लंग्स के थ्रू बाहर जाता है। तो अब मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब देखिए, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड होता है, आर्टरीज होते हैं, वेन्स कैपिलरीज होते हैं एंड हार्ट होते हैं। ठीक है, अब चलिए ब्लड, तो देखो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो ब्लड होता है ना, फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। और ये जो ब्लड होते हैं ना, तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो जो प्लाज्मा का जो काम होता है ना, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सेट्रा को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हमारे बॉडी में मदद करता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर अगर हार्मफुल माइक्रोब्स अगर एंटर कर गया तो ये उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और इस तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करता है। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ना, अगर मान लीजिए कि अगर आपका WBC अगर ये काम करना बंद कर देगा तो हार्मफुल माइक्रोब्स को ये किल नहीं कर पाएगा, और जब किल नहीं कर पाएगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं बात करूंगा प्लेटलेट्स के बारे में। तो जो प्लेटलेट्स होता है ना, तो ब्लड को क्लॉटिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। या जब इंजरी हो जाते हैं आप, तो उसको ब्लड को लॉसेज होने में मतलब बचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका कभी कट जाता होगा कहीं, जैसे मान लीजिए आपके बड़ी पार्ट में कहीं कट हो गया,
तो उसके ऊपर क्या होता है, क्लॉटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब क्लॉटिंग बनाना स्टार्ट करता है ना, तो आपका जो ब्लड होता है वे क्या होता है, रुक जाता है। जब आपका ब्लड रुक गया यानी ब्लड लॉसेज होने से आपको क्या किया, बचा लिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या करता है, तो आर्टरीज का काम क्या होता है ना, कि इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये जो आर्टरीज होता है ना, तो ये क्या करता है कि हार्ट से जो ब्लड को लेकर आता है वे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, सप्लाई कर देता है। ठीक है ना, और इसका ये जो वाल होता है वे काफी ज्यादा क्या होता है, थिक होता है, और इसके पास किसी भी टाइप का वाल्व नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं वेन्स की। तो वेन्स का काम क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं तो वेन्स क्या करता है, उसको पूरे बॉडी पार्ट से कैरी करता है और फिर कैरी करके कहां पर ले जाता है, हार्ट के पास देता है। तो वेन्स का हमेशा याद रखिएगा, वेन्स काम क्या करता है, तो ये हमारे बॉडी के पार्ट से जो भी इम्प्योर ब्लड होते हैं तो इस इम्प्योर ब्लड को ये फिर से क्या करता है, हार्ट के पास ले लाता है, और फिर हार्ट इसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करके फिर से बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, सेंड कर देता है। तो प्योर ब्लड को सप्लाई करने में कौन मदद करता है, आर्टरीज करता है। कौन करता है, आर्टरीज करता है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं कैपिलरीज की। तो ये जो कैपिलरीज होता है ना, कैपिलरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका जो ब्लड वेसल होता है वे काफी ज्यादा नैरो होता है, और ये किससे कनेक्टेड होता है, आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होता है। तो ये जो कैपिलरीज होता है तो इसका काम क्या होता है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये किसके बीच में मदद करता है, ब्लड एंड बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज होता है, ठीक है ना, तो ब्लड और सेल्स के बीच में क्या होता है, इन सब चीजों का एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं बात करूंगा हार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, हार्ट के बारे में। और मैं यहां पर देखूंगा कि जो ये हार्ट होता है वे किस तरह से काम करता है। ठीक है ना, बट सबसे पहले हार्ट को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये जो हार्ट होता है ना वे मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है, मतलब हार्ट के अंदर आपको हड्डी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और ये जो हार्ट होता है ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में ये ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर की तरफ में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रिया या एट्रियम बोलते हैं। तो जो इसका देखो हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। तो 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, और जो ऊपर वाला जो 2 पार्ट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम या एट्रिया बोलते हैं, और नीचे वाले लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो वेंट्रिकल्स होता है तो वेंट्रिकल्स क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करने के बाद क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये ब्लड को क्या करता है, सप्लाई कर देता है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो राइट एंड लेफ्ट चैम्बर होता है तो ये किसके द्वारा सेपरेटेड होता है, सेप्टम के द्वारा। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दिया कि राइट एंड लेफ्ट चैम्बर को किसके द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, सेप्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो सेप्टम होता है तो सेप्टम का जो काम होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये उसको क्या करता है, एक दूसरे से मिक्स होने नहीं देता है। तो सेप्टम का काम यही होता है
कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आपस में मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एट्रिया और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्लड आगे की तरफ पंप कर रहा होगा तो अगर पीछे की तरफ आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो ब्लड होता है ना वे वन वे ही फ्लो करता है, ठीक है ना। बट उसी का क्या होता है, बार बार सर्कुलेशंस होते रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो ब्लड होता है ना वे बैकवर्ड की तरफ कभी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। अगर ये बैकवर्ड की तरफ अगर मूव करता भी है तो वहां पर वाल्व होता है और वाल्व क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब चलिए मैं बात करूंगा वर्किंग ऑफ द हार्ट के बारे में, जिसको हम लोग कभी कभी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। देखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को पढ़ने से पहले या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सिंपल सा भाषा में बोलूं कि जो ये हमारा हार्ट होता है, मतलब ये जो हमारा दिल होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। और देखिए ये यहाँ पर हार्ट का डायग्राम है, ठीक है ना। और इस हार्ट का डायग्राम को जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना। देखिए यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा एक दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। ट्राइकस्पिड बाल्ब दिखाई दे रहा है, एक होता है बाइकस्पिड बाल्ब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको हायर क्लासेज में पढ़ना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जितना पढ़ाता हूँ आप उतना पढ़िए, ये बस आपके काम का चीज़ है। आपका ये जो क्लास 10th का होगा अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बट अब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है तो ये क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है प्योर ब्लड है, ठीक है ना। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये लेफ्ट एट्रियम होता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिलीज करता है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर रिलैक्सेज बोल दिया है, तो आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ से आता है, लंग से आता है। और ये किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, एक्सपेंड करता है और फिर ये ब्लड क्या होता है, आगे की तरफ फ्लो करने में मदद करता है। अब देखिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए अब ब्लड तो पूरे बॉडी पार्ट्स में जा चुका है, तो अब देखिए हमारा तो बहुत सारा बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी भी होता है। तो जब ये एक्टिविटी होगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज भी होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, वे ब्लड तो अब क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया ना। तो अब होगा क्या ना कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये फिर कहाँ पर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करने के बाद वे कहाँ पर एंटर करेगा, राइट एट्रियम में एंटर करेगा। ये किसके थ्रू करेगा, वेना कावा के थ्रू करेगा, ठीक है ना। जब राइट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो राइट वेंट्रिकल है वे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा और फिर ब्लड को क्या करेगा, फ्लो करने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो जब राइट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है
तो ब्लड को फिर कहाँ पर पंप कर देता है, लंग्स में कर देता है, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू करता है, ठीक है ना। अब देखिए जब लंग्स में जब ब्लड जाता है तो लंग्स वहां से क्या करता है ना कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेज देता है, एल्वुलाई में भेज देता है और ऑक्सीजन को वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना ये बार बार रिपीट होते रहता है। मैं आपको एक बार फिर से एक सिंपल से भाषा में बता देता हूँ। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई आसानी से कर देता है। अब देखिए फिर हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, फिर से इकट्ठा करता है और फिर से इकट्ठा करने के बाद फिर से कहाँ पर भेज देगा, हार्ट में भेज देगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये तो चलता रहेगा, ठीक है ना। बट देखिए ये जो लंग्स होता है ना, तो जब लंग्स के अंदर ब्लड जाता है ना तो लंग्स क्या करता है ना कि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसको कहाँ पर भेज देता है, एल्वुलाई में। और फिर एल्वुलाई के थ्रू भेजता है तो फिर इसको नोज के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। और फिर एल्वुलाई के थ्रू लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वे ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो प्रोसेस होता है ये बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसको हम लोग कभी कभी डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करूंगा लिम्फ के बारे में। किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। अब देखिए ये जो लिम्फ होता है ना ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटर सेलुलर स्पेसिस में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और देखिए जो लिम्फ होता है, ठीक है ना, ये जो लिम्फ होता है तो इसका जो फॉर्मेशंस होता है वे कहाँ से होता है, प्लाज्मा से होता है। कहाँ से होता है, प्लाज्मा से होता है, ठीक है ना। और ये जो लिम्फ होता है, ठीक है ना, ये जो लिम्फ होता है तो लिम्फ का ये जो ड्रेन होता है ये कहाँ पर होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में कर देता है। किस में कर देता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में कर देता है, विच फॉर्म लिम्फ वेसल्स एंड ज्वाइंस इनटू लार्ज वेन्स। अब देखिए ये जो लिम्फ होता है ना, तो लिम्फ तो एक कलरलेस फ्लूइड होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो लिम्फ का ये जो ड्रेनेज होता है ये इनटू कहाँ पर होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में होता है। और फिर यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशंस करता है। और फिर इस लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशंस करने के बाद फिर इसको ये कहाँ पर ज्वाइन कर देता है, वेन्स में, ठीक है ना, जहाँ पर आपके ब्लड सप्लाई होते हैं। अब देखिए ये जो लिम्फ होता है ना तो ये डाइजेस्टेड फैट्स को और जो ये ड्रेन्स होते हैं तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। और ये जो लिम्फ होता है तो इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है ना। और ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ना तो ये जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लिम्फ होता है वे फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। और इस लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स कंटेन होता है जो कि जर्म्स को किल करने में क्या करता है, मदद करता है। और फिर इससे क्या होता है, जब जर्म्स को किल कर दिया तो हमारा बॉडी भी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। अब मैं बात करूंगा हार्ट ऑफ मैमल्स के बारे में, ठीक है ना, फिशेस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए हमने सर्कुलेशंस के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में देखा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ
मैमल्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास भी 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो उनका लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट होता है और ये जो राइट साइड्स ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है ना, वे सेप्टम के द्वारा क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स के बारे में। बट एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स के बारे में देखिए एक लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये तो इसको मिक्स करने में, मिक्स होने से क्या होता है? बचाता होता है। और इसकी वजह से, ठीक है ना, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं बात करूँगा एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स के बारे में। देखिए जितने भी एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स होते हैं इनके पास 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। और इनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये तो मिक्स भी हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वे कांस्टेंट नहीं होता है। बट हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी जो मैमल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि जो हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वे 33 डिग्री सेल्सियस लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अपने टेम्परेचर के बॉडी का मेंटेन करना होता है। बट एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। मतलब अगर सराउंडिंग का जैसा टेम्परेचर होगा तो इनके अंदर का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो सेम क्यों होगा? क्योंकि इनको ज़्यादा मतलब एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा फिशेज के बारे में। किसके बारे में? फिशेज के बारे में। तो अब देखिए ये जो फिश का ये जो हार्ट होता है, तो इसके जो हार्ट होते हैं ये 2 चैम्बर के होते हैं। जो फिशेज का जो हार्ट होता है ना ये 2 चैम्बर का होता है, ठीक है ना। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स। अब देखिए ये जो गिल्स होता है ना ये इसी के थ्रू अपना क्या करता है? जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है अपना होते रहता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अब देखिए जो फिशेज होता है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो गिल्स के थ्रू लेगा, ठीक है ना। जो भी मतलब करना होगा गैसेज का जो एक्सचेंज करना होगा वह किससे करेगा? अपना गिल्स से करेगा, ठीक है। अब चलिए मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब देखिए तो जो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है वे कैसे होता है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जाइलम होता है तो जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है ना। इसको करने में क्या करता है? मदद करता है। और ये जो जाइलम होता है ना इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है? जाइलम वेसल्स होता है और ट्राइकिड्स होता है, ठीक है। और ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं तो प्लांट्स के रूट्स में कैसे एंटर करते हैं? बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। और आपने क्लास 9th में डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पर ट्रांसपिरेशंस का मतलब भी बताया था। जब इनका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो वाटर और मिनरल्स को ये अपवर्ड की तरफ मतलब वाटर को मूव करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा फ्लोएम के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोएम होता है, ठीक है ना, तो फ्लोएम क्या करता है? देखिए पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहाँ पर फूड का प्रिपरेशंस होता है। तो उस फूड को
प्लांट्स के बड़ी पार्ट्स में जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है तो उसको सप्लाई करने में कौन मदद करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशंस बोलते हैं। और ये जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स होता है और कॉम्पेनियन सेल्स होता है। ठीक है। अब देखिए, जो पत्ते से जो फूड का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जाइलम के अंदर बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। ड्यू टू ऑस्मेटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड। अब देखिए, तो ये सब चीज़ें कैसे होता है? देखिए, एक ऑस्मेटिक प्रेशर होने के कारण वाटर कहाँ पर एंटर करता है? फ्लोएम में एंटर करता है। जब वाटर फ्लोएम में एंटर करेगा तो वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करेगा तो उस फूड को क्या करेगा? आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ये हमारा रहा डायग्राम। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एक्सेलेरेशन की। किसकी मैं बात करता हूं? एक्सेलरेशंस की बात करूंगा। अब देखिए, एक्सेलरेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ठीक है ना, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर होता है तो उनके अंदर एक्सेलरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर की तरफ कैसे निकालते हैं? इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? एनस होते हैं और रेक्टम होते हैं। तो इसके थ्रू क्या करते हैं? ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सेलरेशन कैसे होता है? अब देखिए, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है? 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं, मतलब 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, यूराइनरी ब्लैडर होते हैं, यूरेथ्रा होता है। और ये जितने भी किडनी होते हैं उनके पास एक एक्सक्रेटरी यूनिट्स होता है। क्या होता है? एक्सक्रेटरी यूनिट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा। बट ये जो डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जब आप क्लास 11th में आइएगा तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा और डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है ना। तो ये जो नेफ्रॉन का ये जो डायग्राम है ये लोग आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है, बट नेफ्रॉन के बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वुमेन्स कैप्सूल कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस कहाँ पर होता है, प्रोक्सियल ट्यूब्यूल कहाँ पर होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल कहाँ पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर होता है, लूप ऑफ हैनले विथ कैपिलरी नेटवर्क। तो ये जो डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का है। तो इस नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ नेफ्रॉन के बारे में। अब देखिए, जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उसके पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो वुमेन्स कैप्सूल होते हैं ना, इसके पास बहुत सारे बंडल ऑफ कैपिलरीज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है ना, तो वुमेन्स कैप्सूल्स लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच ज्वाइंस इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट।
अब देखिए ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है ना, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू ये कहां पर ज्वाइन करता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास। कहां पर ज्वाइन करता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास। इसके पास ये जो रेनल आर्टरी होता है, तो रेनल आर्टरी का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्टेज सब्सटेंस को ये क्या करता है, जैसे एमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है ना, अलोंग विथ एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो इन सब सारे के सारे चीजों को रेनल आर्टरी क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर ब्रिंग करता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करता है, इन सब चीजों को क्या करता है, फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है ना। और फिल्टर करने के बाद ये फिल्टर किसको करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगा, वाटर को फिल्टर करेगा, और सॉल्ट को फिल्टर करने के बाद फिर इसको ये कहां से पास कराएगा, थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जब कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, जो उसका वेस्टेज है, ठीक है ना, तो जितना भी वेस्टेज होगा वे यूरेट्रस के थ्रू पास करेगा, और यूरेट्रस के थ्रू पास होते हुए ये फिर कहां पर चला जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। और फिर यूराइनरी ब्लैडर से फिर कहां पर चला जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा, ठीक है ना। बट जो इसका यूजफुल प्रोडक्ट्स होता है, जैसे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, तो ये इनको फिर से क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो रीएब्जॉर्ब कहां पर करता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अराउंड करता है, और फिर से इसको क्या करता है, रियल वेन में इसको फिर से वापस भेज देता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब देखिए ये जो प्लांट्स होता है ना, ये भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर की तरफ निकालता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। अब देखिए जो प्लांट्स होता है ये ऑक्सीजन लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता भी है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता भी है। तो मैं इसको आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जब दिन का समय होता है तो वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये वहाँ पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। बट जब रात का समय होता है तो वहां पर तो सनलाइट तो होता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करेगा नहीं। तो प्लांट्स यहाँ पर क्या करता है ना कि ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। तो इस तरह से प्लांट्स अपना एक्सक्रीशंस का प्रोसेस करता है। और इसका जो एक्सक्रीशंस का जो प्रोसेस होता है वे स्टोमाटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइव प्रोसेस का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जहाँ जहाँ पर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे जीमेल में अपना डाउट भेज सकते हैं और हम उसको क्लियर करके आपको भेज देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो लॉकडाउन का स्थिति है, तो जब तक स्कूल और कोचिंग नहीं खुल जाता है तो हमारे ऑनलाइन क्लासेज में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।